वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो यहां पर आज हम नया वीडियो लेके आए हैं इंटरव्यू सीरीज़ का। इंटरव्यू सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो क्वेश्चन यूपीएससी और आरपीएससी में पूछे गए थे उनका जवाब किस तरह से देना चाहिए, जिसमें 3 वीडियो की सीरीज़ थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशेषकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, कि उन्हें किस तरह से विशेष तैयारी करके जाना चाहिए। क्योंकि जो मेरे पास मेल आ रहे थे उसमें ये पूछा जा रहा था कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं महिलाओं से, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें ड्रेसिंग सेंस की। तो देखिए, ड्रेसिंग सेंस में आप सिंपल साड़ी या सिंपल सूट दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी में तो मैंने पहले भी बताया था कि महिलाओं ने जींस पहन के भी इंटरव्यू दिए हैं, पर यूपीएससी की अलग बात है। आरपीएससी में थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग हैं, इसलिए आपको साड़ी ही प्रेफर करनी चाहिए, जो कि ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपके सूट से भी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया था कि इंटरव्यू के रूम में अंदर जहां इंटरव्यू होगा तो वहां पर क्या बैग ले जा सकते हैं, लेडीज़ पर्स ले जा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की अनुमति नहीं होती, आपसे वो बाहर ही रखवा लिया जाता है, तो आप वहां पर बिना बैग के ही जाते हैं। और इस संबंध में एक प्रश्न आया था कि फिर पेन कैसे लेके जाएं अगर कुछ चीज़ हमें लिखने को कह दें या ड्रॉ करने को कह दें। तो देखिए, वो भी समझते हैं कि आप पेन को नहीं ले जा सकते बिना बैग के, तो इसलिए इस तरह से आपके सवाल वो आपके सामने नहीं रखेंगे। हाँ, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी होती है कि वो पेन डायरी अपनी पॉकेट में रख के ले जाएं। तो ये बात तो हुई कि आपके ड्रेसिंग सेंस की कैसे होनी चाहिए। उसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, मे आई कम इन करके परमिशन लेते हैं, कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाते हैं, वो सिट डाउन कहते हैं, और लास्ट आपका इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो उस दौरान आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए 15-20 मिनट में, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो यही पूछा जा सकता है कि वुमेन वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में क्या अंतर होता है, मतलब महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में क्या अंतर है। तो देखिए, मुख्यतः बेसिक जो इनका मूलभूत डिफरेंस है वो यही है कि कोई अभाव से ग्रसित महिला हो, किसी भी प्रकार का अभाव हो सकता है, तो उस अभाव को कुछ समय के लिए दूर करना, आर्थिक सहायता देके, तो वो होते हैं कल्याण कार्यक्रम। और उस अभाव को दूर करने के साथ साथ महिला को खुद को इतनी क्षमता, इतने स्किल दे देना कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना उत्तरदायित्व स्वयं संभाल सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके और दूसरों को भी सशक्त बनाए। तो ये होता है एम्पावरमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य। तो एम्पावरमेंट में आपको बताना है कि एम्पावरमेंट की प्रक्रिया में वुमेन को इतना सशक्त बनाया जाता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह स्वयं कर सके और औरों को भी सशक्त बनाए, स्वयं भी सशक्त हो, दूसरों को भी सशक्त बनाए। जबकि कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो महिलाएं हैं जिन्हें विशेष किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या किसी विशेष पेंशन सहायता की या मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस सहायता को दूर किया जाता है मंथली या किसी भी योजना के तहत न्यूट्रिशन या पेंशन के जरिए उस पैसे को पहुंचाकर। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है एम्पावरमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम में। तो आपको ये ध्यान रख के जाना है, इसके बारे में और स्टडी कर लीजिएगा। साथ में आपसे पूछ लिया जाए कि एम्पावरमेंट के आपको एग्जाम्पल देने, तो एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल आप सबसे बड़ा दे सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन है वो एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है कि इसके ज़रिए जब आप खुद नौकरी में आ जाते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में या किसी भी सर्विस में, तो आप खुद सशक्त हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी सशक्त कर सकते हैं। वेलफेयर स्कीम के उदाहरण होंगे तो वो आपको जो पोषण स्कीम है या पेंशन योजनाएं हैं या बहुत सारी स्कीम है, ज़्यादातर जो स्कीम्स होती हैं वो पेंशन, ज़्यादातर जो स्कीम होती हैं वो वेलफेयर की स्कीम होती है, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा एम्पावरमेंट स्कीम में आप वुमेन में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष कोर्स करवाए जा रहे हैं तो वो भी एम्पावरमेंट का ही भाग है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आंसर दे सकते हैं। तो ये तो पहली बात हुई कि आपसे पूछा जाए कि एम्पावरमेंट और वुमेन वेलफेयर में क्या अंतर है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रख के जाना है कि जो लेडीज़ वैदिक काल से जिनके नाम प्रसिद्ध रहे हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है वैदिक कालीन स्त्रियों के नाम बताइए, या पूछा जाता था कि इंडियन आर्मी में कौन कौन सी फर्स्ट लेडीज़ हैं उनके नाम बताइए। तो आपको एक जनरली मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पे फर्स्ट लेडी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको नाम नहीं पता है तो ये एक बैड इंप्रेशन डालता है। इसके अलावा यूएनओ में वुमेन राइट्स को लेकर कौन सी कन्वेंशन हुई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें गूगल में सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उस कन्वेंशन का नाम आ जाएगा और उस कन्वेंशन की मुख्य बातें क्या थी ये भी आ जाएंगी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं विशेषकर महिलाओं को लेकर, तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
तो इस तरह से आपको सेंटर की स्कीम्स को अलग ध्यान में रखना है और राजस्थान की स्कीम्स को अलग ध्यान रखना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम शुरू की है वुमेन्स के लिए। इसके बाद आपके गृह जिले से पूछा जा सकता है कि आपके गृह जिले में कोई विशेष समस्या तो नहीं है महिलाओं के लिए। तो अगर कोई विशेष समस्या है, जैसे अगर कोई पिछड़े जिले से आते थे, जैसे हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे डाकन प्रथा या इस तरह से प्रथाएं चलती थी, तो वो कोई विशेष समस्या अगर आपके जिले से संबंधित हो तो आपको उसको बताना है और समस्या के साथ साथ आपको समाधान भी बताना है। कोई भी अगर आपसे समस्या पूछे तो केवल समस्या का ही आप तैयार मत करके जाइए, उसका समाधान भी बताइए साथ में, है ना। समाधान भी पूछा जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए आए तो आपके पास समाधान भी होगा। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस वहाँ मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप उस चीज़ को समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। इससे आप एक सेंसिटिव पर्सन की इमेज क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नारीवाद के बारे में, नारीवाद फेमिनिज्म के बारे में, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। फेमिनिज्म के बारे में आपको पता होगा, जो एक जनरल से जानकारी है कि फ्रांस में शुरू हुई विचारधारा है और इस समय जो सबसे प्रसिद्ध लेखिका है सिमोन दी बोआ, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नारीवाद का कौन सा चरण चल रहा है, कितने चरणों में नारीवाद आया, तो ये भी आपके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि जीडीपी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी में महिला के हाउस होल्ड वर्क को क्यों शामिल नहीं किया जाता, या शामिल किया जाए तो इसका क्या प्रोसेस है, या इस हाउस होल्ड वर्क को अनपेड वर्क भी कहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि वुमेन के हाउस होल्ड वर्क को जीडीपी में क्या शामिल किया जाना चाहिए, क्या शामिल किया जाना फिजिबल है, ऐसा मुमकिन है, या ऐसा कुछ होने का प्रयास चल रहा है। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसे आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इस चैनल की। तो वहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या प्रोसेस है और ये क्या संभव है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो जीडीपी में महिलाओं का योगदान, इसे भी आप जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं मातृसत्तात्मक संस्कृति, जैसे आप पितृसत्तात्मक समाज हम सुनते आए हैं, तो क्या वर्तमान में ऐसी कोई संस्कृति भी है जिसमें नारी शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, विशेष जो अधिकार है वो पुरुष से ना जुड़े होकर महिलाओं से जुड़े हैं? तो बिल्कुल ऐसी संस्कृति है भारत में। आज भी आदिवासी जनजातियों में, मेघालय की जो गारो खासी जनजातियां हैं, वहाँ पर मातृसत्तात्मक संस्कृति ही प्रधान है। महिलाओं को ही विशेष अधिकार होते हैं, पुरुषों को नहीं होते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा मातृसत्तात्मक संस्कृति के बारे में। इसके बाद कोई महिलाओं पर कोई फेमस कोटेशन आपको 2-3 याद होनी चाहिए, या फेमस कोई श्लोक याद होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आती है विशाखा केस गाइडलाइन को लेकर, कि जो कामकाजी स्थल पर महिलाओं के विशेष अधिकार कोर्ट ने बताए हैं उसको आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। ये RAS मेंस के कोर्स में भी था, आपको पता हो तो ये आप कानूनी प्रावधान जरूर पढ़ के जाइएगा। विशाखा गाइडलाइन क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान है, तो मुख्य बातें यही हैं। तो इन सब बातों को आप देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि महिला होने के नाते बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर, की आपको ये जो सवाल हैं इनके आंसर पता हो। अगर आप इनमें से कोई भी सवाल के बारे में मना करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए सवाल के बारे में आपसे पूछा जाए और आप उसे मना करते हैं, तो ये एक बैड इंप्रेशन डालता है। हो सकता है आपको फैक्चुअल जवाब ना पता हो, तो उसके लिए सॉरी कह दीजिए, उसके लिए कोई अंक नहीं कटते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली कहते हैं आपको नहीं पता, पर कोई जवाब ऐसा है जो सोच के दिया जा सकता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है एक एनालिटिक आंसर आपको देना है, तो वहाँ पर आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप सॉरी कहेंगे तो आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो की खास बात। इन सभी टॉपिक्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये हम RAS के इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे, ये UPSC में जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी इसमें सार था कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं महिला होने के नाते। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा। मैं रिवाइज करता हूँ, आप फेमिनिज्म को जरूर देखिएगा, जीडीपी में महिलाओं के योगदान को जरूर देखिएगा, वुमेन वेलफेयर और एम्पावरमेंट में क्या अंतर होता है ये देखिएगा, और UN का कौन सा वुमेन राइट पे कन्वेंशन हुआ था उसे भी जरूर देखिएगा। गृह जिले में नारियों की कोई विशेष समस्या हो और नारियों के लिए बने हुए कानून कौन कौन से हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा। तो चलिए, इसमें अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो, आपको लग रहा हो कि किसी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो आप मुझे जो ये आपको मेल लिंक दिखाई दे रहा है इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में GDP के बारे में बताऊँगा, महिलाओं का योगदान क्यों शामिल नहीं होता और इसके लिए फ्यूचर में इसको शामिल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू।